गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल परिमित लंबाई के कारण किसी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना के लिए हमने ये चित्र जो है वो समझा था। अब बायो-सावर्त के नियम का उपयोग करते हुए हमें चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करना है, सूत्र ज्ञात करना है। सूत्र ज्ञात करने के लिए बायो-सावर्त का नियम हमने ये देखा था। इसी बायो-सावर्त के सूत्र में हमें I का, इसका dl का, साइन थीटा का और r का मान रखना है। ठीक है, हम तीन चीजों का मान इसमें रखेंगे, dl का, साइन थीटा का और r का। तो हमारे पास में ये एक त्रिभुज है AOP। इस AOP में यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो a है, अर्थात आधार जो है वो a है कोण फाई के लिए। ये कोण फाई है, इस कोण फाई के लिए आधार a है, ये लंब जो कि L है, R ये कर्ण है जो कि R है। ठीक है, यहाँ ये जो है लंबाई वो L ले लें अपन, ये लंबाई L है। इस समकोण त्रिभुज में हम इन तीनों कोणों का जो योग है वो 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। और यहाँ ये 90 डिग्री है, तो थीटा और ये फाई जो कोण है इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से कोण थीटा और कोण फाई 90 डिग्री है। यहाँ से हम थीटा निकालेंगे तो थीटा बराबर 90 माइनस फाई। तो यहाँ ये जो कोण थीटा है उसकी जगह अगर हम 90 माइनस फाई रखें, अर्थात साइन थीटा बराबर साइन 90 माइनस फाई, तो यह जाएगा कोस फाई। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, कोस फाई। तो यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया तीन चीजों की वैल्यू रखनी है, dl की, साइन थीटा की और r की। इन तीनों की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास में आ गई कोस फाई। अब हमें मान रखना है dl का और r का। तो r के लिए हम क्या करेंगे, कोस फाई का मान निकालेंगे उसी ट्रायंगल से। ये जो हमारे पास में समकोण त्रिभुज है, इसी समकोण त्रिभुज से हम एक तो कोस निकालेंगे, कोस फाई निकालेंगे, एक टेन फाई निकालेंगे। कोस किसके लिए निकालेंगे, r ज्ञात करने के लिए, और टेन किसके लिए लेंगे, dl ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो यहां से हम जब r ज्ञात करेंगे तो r ज्ञात करने के लिए हमने कोस फाई ही क्यों लिया, क्योंकि त्रिकोणमिति अनुपात तो कोस के अलावा साइन भी है हमारे पास में, टेन भी है। तो टेन में तो r आएगा नहीं, क्योंकि टेन के सूत्र में कर्ण नहीं आता ना, लंब बटे आधार होता है तो कर्ण आता ही नहीं, तो r आएगा ही नहीं, तो टेन तो अपन वैसे नहीं लेंगे। अब बात आती है साइन और कोस की, क्योंकि दोनों में r तो आएगा, कर्ण दोनों में आता है, साइन में भी आता है और कोस में भी आता है। लेकिन अगर अपन साइन वाला फॉर्मूला लगाएं, यहाँ पर साइन फाई वाला फॉर्मूला लगाएं, तो उसके साथ L भी आएगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, L बटे R आएगा। ठीक है, जबकि हम चाहते हैं कि L और R एक साथ नहीं आए। जब R आए तब L नहीं आना चाहिए, और जब L आए तब R नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों ही राशियां ऐसी है जो चेंज हो रही है, A चेंज नहीं होगा। अब इन दिनों में A चेंज क्यों नहीं होगा, R और L किस प्रकार से चेंज होंगे वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ से O बिंदु से हमने P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए दूरी A ले रखी है। अब हमने यहाँ dl लंबाई ले आई है, ये dl लंबाई अपन यहाँ भी ले सकते हैं, क्योंकि पूरे तार पर, पूरा हमारा जो ये वाला तार है, इस तार पर हम कहीं भी dl लंबाई ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ न लेकर हम अगर यहाँ ले ले तो L बदल गया। ठीक है, जब L बदलेगा तो यहाँ से इसकी जो दूरी लेंगे R लेंगे तो R भी बदलेगा। तो L और R एक साथ बदलेंगे, लेकिन आधार ये हमेशा स्थिर रहेगा। तो हमें ऐसा त्रिकोणमिति अनुपात लेना है जिसमें दो वेरिएबल राशि, दो परिवर्तित होने वाली राशियां एक साथ नहीं आए। ठीक है, मैं इतना आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप डेरिवेशन करते समय आपकी याद रहे कि इसमें
एल और आर एक साथ नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर कोस फाई लिया है। बात समझ में आ गई सबके? तो टेन और साइन हमने इसलिए नहीं लिया, टेन में तो आर नहीं आएगा और साइन में आर आएगा, तो फिर आर के साथ एल भी आता है, तो हमें दोनों राशियां एक साथ नहीं चाहिए, तो इसलिए हम क्या लेंगे? कोस लेंगे। अच्छा, कोस फाई बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? ए। आधार कितना है? ए, ठीक है। कर्ण कितना है? आर, तो यह जाएगा ए बटे आर। आर को ऊपर ले जाओ, कोस फाई को नीचे ले आओ, तो यह जाएगा आर बराबर ए सेक फाई। एक बटा कोस आएगा ना, एक बटे, ये हो गया होगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों के, ए बटा कोस फाई। और कोस फाई अगर नीचे होता है तो उसको अपन सेक लिख सकते हैं, क्योंकि सेक फाई का सूत्र है एक बटा कोस फाई। ये तो नाइन्थ में 10th में आ गए थे सूत्र, ठीक है ना, त्रिकोणमितीय के, कि कोस को हम साइन में कैसे, कोस को अपन सेक में कैसे चेंज करते हैं, सेक को अपन कोस में कैसे बदलते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक होता है ना, तो ठीक उसी प्रकार एक बटा कोस क्या बन जाएगा? सेक फाई बन जाएगा। तो ये आर का मान आ गया हमारे पास में। इस आर का मान हमने निकाल लिया, तो हमने साइन का निकाल लिया, आर का निकाल लिया। अब हमें किसका निकालना है? एल का, डीएल का निकालना है। डीएल का निकालने के लिए अब ऐसा सूत्र जिसमें एल आए लेकिन आर नहीं आए, तो वो कौन सा होगा? tan फाई होगा। वापस वही त्रिभुज, वही समकोण त्रिभुज, और इसी समकोण त्रिभुज में हम क्या निकालेंगे? tan फाई का मान निकालना है, तो tan फाई निकालेंगे, तो tan फाई का मान क्या आ जाएगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है? एल है, आधार कितना है? ए है। एल बटा ए को ऊपर ले जाओ, तो एल बराबर आ जाएगा ए tan फाई, ये फाई है, एल बराबर ए tan फाई, ठीक है। अब इसका अवकलन करेंगे, क्योंकि हमें तो डीएल चाहिए। देखिए यहाँ पर किसका मान चाहिए? डीएल का, ठीक है। तो एल से डीएल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अवकलन। और किसके सापेक्ष करेंगे? फाई के सापेक्ष, क्योंकि एल बदलेगा तो फाई भी बदलेगा, एल बदलेगा तो फाई भी बदलेगा। एल को अपन अगर यहाँ लें, इतना लंबा ले लें, इतना ज़्यादा बढ़ा दें, तो कोण भी बढ़ जाएगा। फाई का मान भी यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा बन जाएगा, तो एल के साथ फाई भी बदलता है, ठीक है। तो हम अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे? फाई के सापेक्ष करेंगे। तो डीएल बराबर ए सेक स्क्वायर डी फाई। ये कैसे है? ए तो कांस्टेंट है, ए का तो ए आ गया। tan का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर। tan फाई का अवकलन क्या होगा? सेक स्क्वायर फाई। और किसके सापेक्ष कर रहे हैं? फाई के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ ये डी फाई आ गया समझ में। तो ये अवकलन है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डीएल बटे डी फाई लिखते हैं ना अपन, 11वीं क्लास में अपन ऐसे लिखते थे, डीएल बटे डी फाई। डी फाई को ऊपर ले गए, बस इतना ही काम किया है। इसका अगर अपन करेंगे फाई के सापेक्ष, तो यहाँ क्या लिखेंगे? डीएल बटे डी फाई बराबर ए सेक स्क्वायर फाई। तो डी फाई को ऊपर गुणा कर दो वापस, तो ये यहाँ आ जाएगा। ये लाइन समझ में आ गई। यहाँ एक सूत्र आपके और आया है, क्या? tan फाई का अवकलन सेक स्क्वायर फाई। क्लियर है? तो हमारे पास में देखो डीएल का मान आ गया, साइन थीटा का मान आ गया, आर का मान आ गया। साइन थीटा की जगह क्या रखोगे? कोस फाई। डीएल की जगह क्या रखोगे? ये वाला, ठीक है। और आर की जगह क्या रखोगे? ये जो आर है, इसकी जगह क्या रखोगे? ये वाला ए सेक फाई रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में हम मान रखेंगे तीनों के, समीकरण 2 से, समीकरण 3 से और समीकरण 4 से। समीकरण 1 में 2, 3, 4 का मान रखने पर देखिए आई यहाँ डीएल था, डीएल की जगह डीएल का मान ये वाला रख दिया। समीकरण 4 ये साइन थीटा का, समीकरण 1 से कोस फाई, और ये समीकरण 2 से
क्या रखेंगे, समीकरण 3 से क्या रखेंगे, आर का मान, आर स्क्वायर था ना, तो यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ ए का स्क्वायर है, यहाँ ए है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे केवल ए बचेगा, तो ये बच गया म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए कोस फाई डी फाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो डी भी निकला, मतलब अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकला, लेकिन हमें तो पूरे तार के लिए चाहिए, तो पूरे तार के लिए करने के लिए क्या करते हैं अपन, देखो पूरे तार के लिए करने के लिए ये जो लाइन बनाई है, क्योंकि जितनी भी अपन लंबाई लेते हैं ना, उस लंबाई का अपन बिंदु P से कोण ज्ञात करते हैं कि उस लंबाई के दोनों किनारे से बिंदु P पर कितने का कोण बन रहा है, जिससे वो पूरा एरिया कवर हो जाए, पूरी दूरी का निकल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ ऊपर तो बन रहा है कोण φ1 और नीचे बन रहा है कोण φ2, दिख रहा है ना सबको, देखो ये φ1 कोण, ये पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस किनारे तक, और ये नीचे वाला φ2 बन रहा है। तो एक तरफ कोण धनात्मक बनता है, दूसरी तरफ कोण ऋणात्मक बनता है, ये जानते हैं ना अपन। तो ये क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जो है वो कोण धनात्मक बनेंगे और क्लॉकवाइज कोण ऋणात्मक बनते हैं, पता है ना ये बात तो तुम्हें। अगर कोण इस प्रकार से बने, ऐसे ऐसे कोण बनता है, ये पूरा एक राउंड घुमाते हैं ना अपन, तो ये धनात्मक कोण बनते हैं, 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360, तो ये तो धनात्मक बनते हैं। अगर अपन उल्टा चले तो कोण ऋणात्मक बनते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये φ1 जो कोण है वो उल्टा चला हुआ है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ये तीर का चिन्ह ऊपर की ओर है ना, तो ये कोण φ तो क्या होगा, ऋणात्मक, और कोण φ2 क्या होगा, धनात्मक। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, समझ में आ गया ना। तो ये हम लिमिट लगाएंगे जब हम पूरे तार के लिए निकालेंगे संपूर्ण धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र दिया गया, जो कांस्टेंट राशि थी वो समाकलन के बाहर आ गई, और ये समाकलन का चिन्ह लिमिट क्या लगा देंगे, -φ1 से φ2, ठीक है। φ1 को ऋणात्मक क्यों लिया, क्योंकि वह जिस प्रकार अपन कोण बनाते हैं उससे उल्टी दिशा में है, इसलिए φ1 का मान ऋणात्मक आएगा और φ2 का मान धनात्मक होगा, और ये cos φ। cos φ का समाकलन क्या होता है, sin φ। cos φ का समाकलन क्या होगा, sin φ, तो यहाँ पर ये आ जाएगा sin φ, ठीक है। और जब भी अपन समाकलन कर देते हैं तब ये समाकलन का चिन्ह हट जाएगा और ये डी फाई हट जाएगा, और लिमिट क्या लग जाएगी, -φ1 से φ2, ये हमने यहाँ लिमिट लगा दी, ठीक है। ऊपरी सीमा माइनस, निम्न सीमा, ऊपरी सीमा कितनी है, φ2, तो इस फाई की जगह क्या आ जाएगा, φ2, माइनस निम्न सीमा कितनी है, -φ1, तो यहाँ फाई की जगह आ जाएगा -φ1। साइन का एक फॉर्मूला हो रहा है कि साइन -θ बराबर होता है -sin θ, कोस में नहीं होता ऐसा, कोस में प्लस ही आता है, लेकिन साइन में माइनस आता है यहाँ पे, तो यहाँ ये वाला माइनस जब बाहर आएगा तो यहाँ प्लस बन जाएगा, ये प्लस आ गया, तो sin φ1 प्लस sin φ2, ये हमारा एक मूल सूत्र बन गया, ठीक है। अब उसी का ही एक रूप है जो अपन ने ये पढ़ा था, सीमित लंबाई का, परिमित लंबाई का। अब हमारा जो अगला बिंदु वो क्या है, अपरिमित लंबाई। अपरिमित लंबाई मतलब ऊपर से भी अनंत तक तार जा रहा है, नीचे भी अनंत तक तार है। देखिए यहाँ पे हमने वो बिंदु लिया, ये ऊपर डॉट डॉट लगा रखी है, अनंत तक है तार की लंबाई, नीचे भी तार की लंबाई अनंत तक है, ठीक है। अब पूरे तार के लिए जब हम बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं तो इस बिंदु P को हमें दोनों किनारों से मिलाना होता है। हमने मिलाया था ना, उसमें φ1 और φ2 निकाला था। देखो यहाँ पे मैं दोबारा चित्र आपको दिखा दूं, ये हमने तार की लंबाई ली थी xy,
XY तार है हमारे पास में, ठीक है। और ये तार का एक किनारा है, ये तार का दूसरा किनारा है, दोनों किनारों से हमने P बिंदु को मिलाया ना। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ ये बता दूं कि जब भी हम तार लेते हैं, ये मैं तार की लंबाई ले रही हूँ, ये तार की लंबाई मैंने छोटी सी ली, यहाँ बिंदु P है, इस बिंदु P को तार के दोनों किनारों से मिलाते हैं, इस किनारे से भी मिलाया और मैंने इस किनारे से भी मिलाया, ठीक है ना। तो यहाँ ये कोण φ1 बन रहा है और ये कोण कितना बन रहा है, φ2 बन रहा है। कितने छोटे बन रहे हैं, छोटे बन रहे हैं ना। क्यों बन रहे हैं छोटे, क्योंकि तार की लंबाई छोटी है। अब अगर मैं तार की लंबाई को ज़्यादा ले लूँ, ये तार की लंबाई मैंने मान लो इतनी ले ली, इतना बड़ा तार ले लिया मैंने, ठीक है। अब पूरे तार के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, इस बिंदु P को तार के एक किनारे से और इस बिंदु P को तार के दूसरे किनारे से मिलाऊंगी। तो आप क्या देख रहे हो, ये कोण जो φ1 है और ये कोण जो φ2 है, ये बढ़ा या कम हुआ, बढ़ गया ना। 0 डिग्री से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन 90 से कम ही है, न्यून कोण ही है, ठीक है। अब सपोज मान लो तार को मैंने और बढ़ा दिया, इतना लंबा कर दिया, तार की लंबाई को मैंने और बढ़ा दिया, नीचे से भी बढ़ा दिया, ऊपर से भी बढ़ा दिया, ये तार इतना लंबा मैंने कर दिया, ठीक है। अब वो ये φ1 और φ2 निकालना पड़ेगा। φ1 φ2 निकालने के लिए बिंदु P को मुझे किससे मिलाना पड़ेगा, तार के दोनों किनारे से। तो मैंने इस किनारे को बिंदु P से मिलाया और इस किनारे को भी बिंदु P से मिलाया, ठीक है। तो कोण बढ़ा या कम हुआ, बढ़ गया ना। ये देखो यहाँ से लेकर और ये कोण φ का मान भी बढ़ा और इस प्रकार से कोण φ2 का मान भी बढ़ गया। इस प्रकार करते करते अब यहाँ जो अपन ले रहे हैं ये तो अनलिमिटेड है, अपरिमित है, ऊपर वाला किनारा हमें दिख ही नहीं रहा। तो इस बिंदु P से हमें इस वाले दूसरे वाले सिरे पर लाइन मिलानी है, तो जो कि बहुत दूरी पर है, बहुत अनंत पर है। तो इस बिंदु से उस बिंदु पर मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरणें समांतर हो जाती हैं तो अपन यूँ कहते हैं कि अनंत पर प्रतिबिंब बनता है, मतलब वो किरणें अनंत पर मिलती हैं, हमने पढ़े थे ना। तो जब किरणें समांतर हो जाती हैं तो वो कहाँ मिलेंगी, अनंत पर। तो इस बिंदु P पर, इस बिंदु P को इसके लास्ट वाले सिरे पर मिलाने के लिए हमें इसके समांतर ही लाइन बनानी पड़ेगी। यहाँ देखिए ये वाला जो लाइन बनाया, ये तो आपने देख लिया कि जैसे जैसे तार की लंबाई अपन बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे तार की लंबाई अपन जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे कोण बढ़ रहा है, ठीक है। और तार की लंबाई को अनलिमिटेड कर दिया तो अधिकतम कोण कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कोण 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ वाला ये हमने इसके दूसरे सिरे के मिलाने के लिए हमने यहाँ से लाइन खींचना शुरू किया और ये अनंत पर जाकर मिल रही है। तो कोण φ1 और कोण φ2 इस प्रकार नीचे कितना हो गया, 90 डिग्री। कोण φ1 और कोण φ2 कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये दोनों के मान 90 डिग्री अपन रख देंगे। साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 + 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 से 4 को हमने काट दिया तो कितना आ गया, 2। तो ये बन गया अपरिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबके। अब है अपरिमित लंबाई का ही तार है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसका एक सिरा जो है, ये मान लो अनंत लंबाई का तार है, इस अनंत लंबाई के तार का एक सिरा हमें बताया, एक सिरा हमने ले लिया और इस एक सिरे से ये तार की लंबाई हमने ले ली है। ये तार की लंबाई ले ली।
अनलिमिटेड नहीं, ऊपर वाला हमें नहीं दिख रहा, बहुत ऊपर ही है, ठीक है, लेकिन एक किनारा हमारे पास है, हमारे हाथ में है। इस एक सिरे से ए दूरी पर, ये दूरी है, ए दूरी पर बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इस बिंदु P को इस अनलिमिटेड तार, जो अपरिमित लंबाई का तार है, उसके दोनों सिरे से मिलाना है। दोनों सिरे से मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से एक लाइन खींचेंगे, इसके ऊपर तक मिलानी है। यहां तक मिलानी होती तो अपन यूं खींचते, फिर यूं, फिर ऐसे करके करके अनंत पर ले जाने हैं। तो ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। यहाँ जो ये φ1 का कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। ये तो अपन ने ऊपर वाले सिरे से मिला दिया। अब हमें नीचे वाले सिरे से भी मिलाना है φ2 निकालने के लिए। तो φ2 निकालने के लिए अपन नीचे वाला सिरा का है, ये रहा, ये नीचे वाला सिरा है, तो हमने इसे मिला दिया। तो ये नीचे कोण कितना बना, φ2 कोण कितना बना, 0 डिग्री, और φ1 कोण कितना बना, 90 डिग्री। कंडीशन बदली है केवल, हम पहले यहाँ निकाल रहे थे, ये अनलिमिटेड तार है, इस अनलिमिटेड तार पर तार की लंबाई ऊपर भी अनंत तक है, नीचे भी अनंत तक है। तो इस बिंदु को अनंत वाले सिरे पर मिलाने के लिए अपन ऐसे रेखा खींचेंगे। तो ये φ1 का मान भी 90 डिग्री, और नीचे भी φ2 का मान भी कितना आएगा, 90 डिग्री। तार की लंबाई अनंत तक है, नीचे तक, तो 90 डिग्री आएगा। अब इस बिंदु P को हम किसी तार के एक सिरे पर ले लें, एक सिरे पर लिया तो अब एक तरफ तो कोण 90 डिग्री रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ कोण कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये केवल हमें कोण का मान रखना है, सूत्र हमारा मूल सूत्र है वो वही रहेगा, कौन सा, ये वाला, μ0 I/4πa sin φ1 प्लस sin φ2। केवल हमें φ1 और φ2 का मान रखना है, ठीक है। यहाँ दोनों में से एक एंगल भी अगर अपन 90 डिग्री रखें, दूसरा 0 रखें, यहाँ पर φ2 का मान 0 है, ये नीचे वाला φ2 है ना, उसका मान 0 है। ऊपर वाला जो एंगल है वो अपन φ1 ले रहे हैं। इसको भी मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, ये तो φ1 है और ये φ2 है, ठीक है। ये वाला φ2 है जो कि 0 है, और ये φ1 है जो कि 90 है। आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, आंसर वही आएगा क्योंकि प्लस है ना बीच में, इसलिए। और एक की वैल्यू 0 आ रही है, देखिए 1 आ रही है। तो साइन 0 प्लस साइन 90, 0 प्लस 1, और ये आ जाएगा μ0 I/4πa। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये वाला पूरा, ठीक है। कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। अब हमारा जो है परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब लंबाई कौन सी है, परिमित लंबाई है। परिमित लंबाई है मतलब उसके दोनों सिरे हमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो परिमित लंबाई के लिए जब अपन ज्ञात करेंगे तो ये परिमित लंबाई का एक चालक तार है जिसका ये वाला सिरा हमें दिखाई दे रहा है, और इसके एक किनारे पर x वाले सिरे पर ले लिया हमने। x वाले सिरे से a दूरी पर, ये a दूरी है, हम a की मान रखें जिससे क्या है कि बार बार चेंज नहीं होगा, क्योंकि कभी d आता है कभी a आता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम a को a मानेंगे क्योंकि अपन ने थ्योरी में ये मान रखा है, ये a है, ठीक है ना, a। तो ये दूरी कितनी है, a है, और हमें यहां से मिलाना है इसको, ये बन गया, समझ में आ गया। तो कोण कितना बन रहा है, ऊपर वाला कोण कितना बन रहा है, फाई बन रहा है। इसमें 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा
क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये वाला जो तार का दूसरा सिरा है हम देख सकते हैं, हम इसको इससे मिला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री का न बन के न्यून कोण बनेगा, कोई भी न्यून कोण, ये कोण बन जाएगा फाई। बात समझ में आ गई सबके? तो सूत्र हमारा वही लगेगा, फाई 1 का मान 0, फाई 2 का मान 5, वही फाई 1 दोनों किनारों से मिलाएंगे, नीचे वाला तो 0 बनेगा, ऊपर वाला 5 बनेगा, तो एक का मान तो 0 आ जाएगा, दूसरे का 5। 90 की जगह क्या लिख दोगे? 5 लिख दोगे बस। यहाँ हमने जो नंबर लिखा था ना, इसमें एक का तो 0 आ ही रहा है एक किनारे पर लेने पर, दूसरा कोण इसमें तो 90 आ रहा था, और अगर सीमित लंबाई है, परिमित लंबाई है, तब ये कोण 90 का नया आकर किसका बन जाएगा? 5 बनेगा। तो हमारे पास में एक का मान तो है 0 डिग्री और दूसरे का मान है 5, तो एक का हम 0 डिग्री रख देंगे, दूसरे का रख देंगे 5, तो 0 वाला तो 0 हो जाएगा और ये मान आ जाएगा आपके पास में 5। तो ये आ गया b बराबर μ0 I/4 पाई a cos sin phi। साइन फाई का मान निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे? यहाँ देखिए, यहाँ से साइन फाई निकाल लो। साइन फाई निकालने के लिए हमारे पास में कर्ण चाहिए। साइन के लिए क्या चाहिए? कर्ण। हमारे पास में आधार पता है, लंब पता है, तो कर्ण कितना आ जाएगा? कर्ण का माना जाएगा l², ये माना जाएगा आपके l² प्लस a² का अंडर रूट। ठीक है, ये कर्ण आ गया। यहां से अपन साइन लिख सकते हैं, साइन की वैल्यू लिख सकते हैं। तो कर्ण हमारे पास में है, लंब हम जानते हैं, तो साइन फाई बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण मतलब l बटे अंडर रूट l² प्लस a²। ये हमने साइन की जगह साइन का मान रख दिया, l बटे l² प्लस a² का अंडर रूट। ये कर्ण है और ये लंब है, तो ये हमारे पास में सूत्र बन गया। तो जितने भी सूत्र हैं सभी सूत्रों को आप एक जगह लिख लो लाइन से, अभी याद रहेंगे, वरना ये याद नहीं रहेंगे कि कौन सा किसका सूत्र है। बात समझ में आ गई सबके? अगला जो बिंदु है वो है चुंबकीय बल का। यहां से आपके नया बिंदु स्टार्ट हो जाता है समचुंबकीय क्षेत्र में। समचुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है? ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है, चुंबकीय क्षेत्र समचुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। समचुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है, समचुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो इस समचुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल, किसी भी समचुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई भी आवेश गति करता है तो उस पर एक बल लगता है उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, तो हम उसे क्या कहेंगे? चुंबकीय बल। ठीक है, दोबारा सुने। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई भी आवेश गति करता है तो उस गतिशील आवेश पर एक बल लगेगा उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, तो उस बल को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय बल। अब ये जो चुंबकीय बल है वो किस किस बात पर निर्भर करेगा कि चुंबकीय बल का मान कितना लगेगा? तो ये किस किस बात पर निर्भर करेगा? पहली बात तो ये है कि वहाँ चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कितना है। चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर बहुत ज़्यादा है तो उस आवेश पर बल भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो पहली बात तो क्या आई? चुंबकीय क्षेत्र पर। ठीक है, दूसरी बात क्या आएगी? उस आवेश पर कि वो कितने कूलाम आवेश है। 1 कूलाम आवेश आया, 2 कूलाम आवेश आया या 100 कूलाम आवेश आया। आवेश का खुद का मान कितना है, खुद का चार्ज कितना है, उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो पहली बात तो चुंबकीय क्षेत्र पर कि हमने जो क्षेत्र लिया है वो कितना है,
पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है या ज़्यादा पावर नहीं है उसमें, ठीक है। उसकी तीव्रता ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा होगी तो बल ज़्यादा लगेगा, तीव्रता अगर कम होगी तो बल कम लगेगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती बल लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा तो बल ज़्यादा लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा तो बल कम लगेगा, ठीक है। दूसरी बात आवेश पर, आवेश का मान अगर ज़्यादा है तो बल ज़्यादा महसूस करेगा, आवेश का मान अगर कम है तो बल कम लगेगा। तो ये दो बातें हो गई, एक तो बी पर और एक क्यू पर। तीसरी बात आती है कि उस चुंबकीय क्षेत्र का वेग कितना है। चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई भी आवेश प्रवेश करता है तो वो v वेग से प्रवेश करेगा, और चुंबकीय क्षेत्र B के साथ में कोई कोण बनाते हुए प्रवेश करेगा, क्योंकि सबकी दिशाएं सब सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, वेग खुद भी सदिश राशि है, ठीक है। तो तीनों की दिशाएं हैं, तो वह वेग जो है वो चुंबकीय B के साथ कुछ कोण बनाते हुए प्रवेश करता है। तो जब कोण बनाएगा तो उसके दो घटक होंगे, cos थीटा और sin थीटा। तो ये जो बल है वो कौन से घटक पर निर्भर करता है, sin थीटा पर। ये कैसे करता है वो मैं बताऊंगी आपको आगे। तो तीन चीजें अपन ने पढ़ी, लगने वाला जो बल है वो तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा उसका आवेश Q कितना है, और तीसरा वेग के साइन घटक पर। साइन घटक मतलब v साइन थीटा। बात समझ में आ गई। तो ये तीन चीजों पर बल निर्भर करेगा और तीनों के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो आज के लिए इतना काफी है, इसका सूत्र और इसके बारे में आगे अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।